नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम यहाँ आए हैं जहाँ पे प्रशांत किशोर आने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष है हलसी के, जो हमसे बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि क्या है नहीं है, किस तरह का मुद्दा लेकर के ये लोग चल रहे हैं। आप बताइए, क्या लगता है कितने बजे आएंगे प्रशांत जी? प्रशांत जी कितने बजे आएंगे पूछबे मत कीजिए। प्रशांत किशोर जी अगर 12 बजे रातों तक आएंगे ना, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। प्रशांत किशोर जी पहला नेता हैं जिनके इंतजार में हम लोग रात से भोर कर देंगे, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना जुनून है, इतना जुनून है, इतना जुनून है। क्या बात है। क्या लगता है, क्या मतलब उनके बाद में क्या लगता है आपके क्षेत्र के लिए क्या क्या हुआ है? उनके बाद में हुआ कुछ नहीं है। नहीं, जैसे वो आपके क्षेत्र के लिए क्या क्या बात किए हैं? पूरा युवाओं का जमीर को जगा दिए हैं। जो बिहार के लोगों की चेतना मर गई थी, बिहार के युवाओं को जो जमीर खत्म हो गया था, यहाँ के नेता जो सबको जमीर पर पर्दा लगा दिया था, तुम बिहारी पैदा लिए हो से बिहार के बाहर मजदूरी करने के लिए। प्रशांत किशोर जी बिहार के युवाओं के चेतना को जगा दिए कि बिहार ज्ञान की भूमि हुआ करती थी। आज इन नेताओं ने बिहार को अनपढ़ की भूमि बना दिए हैं। आज यहाँ के लोग बेरोजगारी की भूमि बना दिए हैं। बिहार के लोग जो पलायन कर गए हैं, हर बिहारी युवा चाहता है हम अपने माता पिता के साथ रहे। हर आदमी चाहता है कि अपने बच्चे बीवी परिवार के साथ रहे। इन नेताओं ने बिहार के युवाओं को खदेड़ा है। प्रशांत किशोर जी ने बिहार के युवाओं को वापस लाने का संकल्प दिलाया है, इसलिए प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग खड़ा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा नारा कम लगाइए। ठीक है, मुद्दा की बात कीजिए ना, बिल्कुल चाहते हैं बात हम कर रहे हैं, जैसे ये लोग करेंगे तो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। अब रोजगार की बात करते हैं तो नीतीश जी बोलते हैं कि हम 50 लाख रोजगार दिए हैं, उन पे क्या बोलिए? बोलते कहाँ हैं, 20 साल से दिए क्यों नहीं? नहीं, वो बोलते दिए हैं। कैसे दिए? चलिए आप यहाँ के अस्पताल में देखिए। आप अब अगर पढ़े लिखे की तरह बात, आप अभी तो जोश में बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे हैं, अब मुद्दा की बात आप जो कह रहे हैं। आप चलिए हलसी प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड और लखीसराय के किसी भी अस्पताल में जो डॉक्टरों का सृजित पद है, जितना डॉक्टर की बहाली वहां होनी चाहिए, आप पता कीजिए हर जगह डॉक्टर का पद खाली है। पहला हो गया शिक्षा स्वास्थ्य की बात। अगर डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं है तो लोगों को दिखाई इलाज बढ़िया से नहीं होगा। अगर कुछ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं तो दवाई नहीं मिलता है, बेड की बढ़िया व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिहार का एक जो कहते हैं ना, पहले लोग कहते थे झोला छाप डॉक्टर, हम कहते हैं जो प्रैक्टिशनर है, जो बिहार के लोगों को जिंदा रखे हुए हैं, लोग उनसे इलाज करवाना पसंद करते हैं, लेकिन अस्पताल में जाकर के इलाज करवाना पसंद नहीं करते हैं। ये है यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। चलिए, बढ़िया है। और कितने दिन में सुधार हो जाएगी अगर मतलब ये जनसुराज की व्यवस्था बनती है तो? जनसुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो धीरे धीरे सुधार होगा। पहला चीज प्रशांत किशोर जी बोले हम युवाओं के पलायन को रोकेंगे। वैसे युवाओं को जो मजबूरी में 10 से 15 हजार का रोजगार करने के लिए जा रहे हैं, उनकी पहली प्राथमिकता सूची में है, वैसे युवाओं को बिहार के बाहर हम काम करने के लिए नहीं जाने देंगे। वो 1 साल के अंदर होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में आप बात की तो उसमें कैसे सुधार होगा? अरे बिल्कुल सुधार होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। वो ठीक है, लेकिन उसमें बताए होंगे ना कि इस तरीके से जैसे पहले तो जो डॉक्टर जिनका पद खाली है वो डॉक्टर की नियुक्ति करें। उसके बाद जो वो लोग घोटाला करते हैं, दवाई के नाम पर बहुत सारे फंड सरकार से लेते हैं, वो जीवन रक्षक दवाई तो ऐसा नहीं कि 100 तरह का होता है, 10 से 20 तरह का ऐसा दवा रहता है जो कि जीवन रक्षक दवा होता है। तत्काल कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल जाएगा तो 5 को दवा अगर लिख जाएगा तो उसको कम से कम राहत मिल जाएगा। तो जो जीवन रक्षक दवाई है, जो जरूरत की चीज है, वो अस्पताल में मिलना चाहिए। उसके लिए लोगों को अस्पताल से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो जांच होता है, जिस जांच में ज्यादा पैसा लगता है, आप एक्सरे अगर अस्पताल में कराते 10 रुपया लगता है, वह एक्सरे अगर बाहर में कराने जाते हैं तो 100 रुपया लगता है। अल्ट्रासाउंड अगर आप सरकारी अस्पताल में कराते हैं तो 10 रुपया लगता है, वही अल्ट्रासाउंड आप प्राइवेट क्लिनिक में कराने जाते हैं 2000 रुपया लगता है। ये स्वास्थ्य विभाग में माफियागिरी, हर जगह माफियागिरी है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो वहां माफियागिरी है, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो वहां माफियागिरी है। सरकार सिर्फ दिखावे के लिए सारी संस्था को खोल दिया है, उसके तहत वो लोग पूरा एक सिंडिकेट चलाता है। लोग जो महाराष्ट्र में कमा करके आ रहे हैं, तमिलनाडु में कमा रहे हैं, वो अपने कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने बीवी बच्चों के इलाज में प्राइवेट अस्पताल में जाकर के दे देते हैं। अगर सरकारी अस्पताल बढ़िया रहता, इन लोगों का पैसा प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाता। इसमें सुधार जनसुराज पार्टी करेगी कि लोगों का पैसा स्वास्थ्य में कम खर्चा हो, शिक्षा में कम खर्चा हो। अगर हम पैसा कम ही कमाते हैं तो बचत होगा। आज इस सरकार में क्या हो रहा है, क्या पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो पैसा बच नहीं रहा है, सब पैसा माफिया के थैली में जा रहा है। लोग का हाल बेहाल है।
सीडी रेशियो की बात करते हैं, बहुत सारे लोग सीडी रेशियो के विषय में नहीं जानते हैं, तो वो थोड़ा बताइए। सीडी रेशियो जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं देहाती भाषा में समझा देते हैं। आज हमारे जितने युवा मोटरसाइकिल से आए हैं, अगर इनको नगद मोटरसाइकिल खरीदना रहता तो शायद अगर 100 मोटरसाइकिल रोड पर देखते हैं तो आपको 20 मोटरसाइकिल देखने को मिलता। लेकिन प्राइवेट फाइनेंसर इन लोगों को फाइनेंस करता है। ये लोग अपने कमाई से जो 10,000 रुपया भी कमाते हैं 2-2 हजार रुपया इंस्टॉलमेंट देते हैं। हर युवा यहाँ मोटरसाइकिल पर चल रहा है। प्रशांत किशोर रोजगार की बात वही करते हैं। जिस युवा को लगता है कि 5,000 में कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो सीडी रेशियो के आधार पर बैंक को उन युवाओं को कर्ज देने के लिए मजबूर करेंगे। और जब 5 लाख रुपया किसी युवा को मिल जाएगा तो वो 2-2 हजार रुपया 3-3 हजार रुपया अगले 10 वर्षों तक चुका करके एक बढ़िया बिजनेस को वो खड़ा कर सकता है। सीडी रेशियो यही है। अभी कितना अंतर है सीडी रेशियो में अभी अपने राज्य में और दूसरे राज्य में? इन लोगों को बता देते हैं कि सीडी रेशियो का मतलब होता है कि यहाँ के व्यक्ति जो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, आरबीआई की एक पॉलिसी है कि 75% लोन यहाँ के लोगों को देना है। लेकिन ये सरकार का बैंक पे कोई नियंत्रण नहीं रहने के कारण यहाँ के लोगों को मात्र 25% लोन मिलता है। 50% तमिलनाडु के व्यापारी को मिलता है, उद्योगपति को मिलता है, गुजरात के उद्योगपति को मिलता है, महाराष्ट्र के उद्योगपति को मिलता है। ये बिहार के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। अगले साल 2 लाख करोड़ बैंक से बाहर गया। 2 लाख करोड़ बैंक से बाहर स्टेट को मिला। जो लोन हम लोग को बिहार में मिलना चाहिए, बिहार में रोजी रोजगार के लिए मिलना चाहिए, वो बाहर जा रहा। वो पैसा बड़ा बड़ा कंपनी को दे रहे हैं। ये हम लोग जो जनता अभी है 10,000 12,000 के लिए नकदी फसल के लिए प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि नकदी फसल उपजाएंगे, तो मनरेगा का जो उसका मनरेगा का जो मजदूरी है वो मजदूर किसान को मुहैया कराया जाएगा। और कमाने वाला खेती करना है, खाने वाला खेती उतना नहीं, उससे कुछ नहीं हो सकता। अगर रोजगार बढ़ाना है तो सबको नौकरी थोड़ी दे सकते हैं। अब हवा में बोल देंगे कि 2 करोड़ नौकरी हम दे देंगे, तो 2 करोड़ नौकरी का मतलब बजट भी तो होना चाहिए। अपना पूरा बिहार का बजट कितना है? 3 लाख करोड़, लगभग 3.25 लाख करोड़ बजट है। और 2 करोड़ को कैसे नौकरी दीजिएगा, जो कि 75 साल में अभी तक 26 लाख 23 लाख नौकरी ही है, चपरासी से लेकर अधिकारी तक। अभी आप देखिए बिहार के लोगों की दशा देखिए, सब बिहार के युवा हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब 15 साल से यहाँ के विधायक हैं। यहाँ के लोगों की जो मूलभूत जरूरत है, पीने के लिए पानी और पैखाना करने के लिए शौचालय, ये दोनों चीज गायब है गांव से। मूलभूत जो जरूरत है, जल में भी भारी वही बोले, पीने के लिए पानी नहीं है और शौचालय करने के लिए पैखाना नहीं है। खाने के नाम पर ही 4 किलो अनाज लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं और चाहते हैं उसी के नाम पर वोट मिल जाए। और दूसरा देखिए, जो लोग यहाँ 15 साल के शासन से थोड़ा सा उबे हैं, उनके विकल्प के रूप में जो पद आए हैं प्रत्याशी अभी महागठबंधन के, सब लोगों को पता नहीं होगा। वो अपने एफिडेविट में लिखे हैं कि हम साक्षर हैं और 7वां पास है। बोलिए बिहार के युवा चाहेंगे तो उसका नेता 7वां पास वाला बने? हमको चाहिए प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति। हमको यहाँ चाहिए सूरज कुमार जैसा प्रत्याशी जो 27 साल का नवयुवक है और बीएचयू में जो बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें पीएचडी कर रहा है। हम लोगों को तय करना है, हमको 7वां पास नेता चाहिए या पीएचडी वाला नेता चाहिए। जय बिहार। यही बात शायरी बोलेंगे, यही बात पर अपलोड कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो में। सुनिए, ना चारा चोर चाहिए, ना जंगल राज चाहिए, हमरा बिहार में जनसुराज चाहिए। यहाँ के जो मजदूर हैं वो कहते हैं कि कारखाने नहीं है, जिसके कारण हमें मतलब मजदूरी करने के लिए रोजाना नहीं मिलता है। तो कारखाने के विषय में क्या लगता है आपको? अब आप देखिए, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा देश टॉप 10 राज्यों की सूची में था। उस समय जो एकीकृत बिहार झारखंड था, एचईसी में कारखाना खुला, बोकारो में कारखाना खुला, जमशेदपुर में कारखाना खुला, यहाँ बरौनी में कारखाना खुला। इसके अलावा हमारे देश में कितने चीनी मिल है, सब बंद पड़ा हुआ है। इसलिए कारखाना जो आजादी के समय खुला था, ये 15 साल में एक कारखाना तो खोले नहीं। जिस कारखाना के पास हमारा जमीन है, मशीनरी है, उसको भी ओवर बाइलिंग करके अगर चला देते हैं ना, बिहार के लोगों को रोजी रोजगार मिल जाता। इसलिए उद्योग तो यहाँ जरूरी है। और गुजराती लोग बिहार के हित के बारे में कभी नहीं सोच सकता है।
ये बड़ा वाला छोटा बड़ा जो गुजराती है ना, वो चाहते हैं कि बिहार के लोग गुजरात में आकर के मजदूरी करें। वो जीवन भर अगर उनको ये लोग सत्ता में बैठाएगा ना, तो बिहार में फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, इसलिए कि बिहार के मजदूर को अगर यही फैक्ट्री में काम मिल जाएगा तो गुजरात का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। इसलिए जनता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब मोदी जी आते हैं बिहार तो 5 किलो राशन की बात करते हैं और उसमें भी 4.5 किलो मिलता है, ठीक है। और जब गुजरात जाते हैं तो प्लांट की बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम लोग को हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर गाय इसमें फंसा करके रखे हुए हैं। पिछड़ा बस यही करके वोट लेना है। अब ना हिंदू मुसलमान चलेगा, न अगला पिछड़ा चलेगा। एक सवाल आपसे हम करते हैं, यहाँ हम लोग किस किस जाति के लोग हैं कोई नहीं जान रहे हैं। सब लोग अगर ट्रेन पर बैठ करके दिल्ली प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे ना, कहेगा देखो बिहारी आ गया। वहाँ कोई नहीं कहता कि मुसलमान बिहारी है, हिंदू बिहारी है, ये अगला बिहारी है, पिछड़ा बिहारी है। ये बात जो यहाँ के अनपढ़ नेता, जो कोई 7वां पास है, कोई 8वां पास है, किसी को पढ़ाई लिखाई से स्कूल से तो मतलब रहा नहीं, किताब कॉपी तो कभी देखा नहीं है। बिहारियों के साथ अगर आप पिछड़ा हिंदू मुसलमान ऊंचा नीच का भेदभाव जो 15-20 वर्षों से डाला है, उस काई को प्रशांत किशोर मिटाने चल दिए हैं और उसका प्रमाण दिख रहा है। अभी प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, आप चलिए शेखपुरा से लेकर के पूरा लखीसराय, और ज्यादा अगर जलवा देखना है, जलसा देखना है, लखीसराय पहुंचिएगा। लखीसराय पूरा बाजार आज पैक हो जाएगा प्रशांत किशोर को देखने के लिए। वहां इंच इंच जगह जो भरा हुआ रहेगा प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर जी से पूछी जाती है जाति पे, जितने भी पत्रकार होते हैं, बड़े बड़े पत्रकार की बात कर रहे हैं, वो हर वक्त जब भी साक्षात्कार देने जाते हैं प्रशांत जी, तो उनसे पूछी जाती है कि आपकी जाति क्या है और आप जाति जो चलती है बिहार में उससे कैसे निपटिएगा। तो उनपे वो कहते हैं कि जाति कारक है, लेकिन उतना बड़ा कारक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा कारक है? आप बिहार के नेता से प्रशांत किशोर से जाति की बात क्यों करते हैं? आप उत्तर प्रदेश में जाति की बात क्यों नहीं करते? आप योगी जी से जाके क्यों नहीं पूछे आप किस जाति से और अगली जाति से आप मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? ये जाति की बात आप लोग बिहार में क्यों करते हैं? जाति की बात आप झारखंड में क्यों नहीं करते हैं? जब रघुवर दास वहाँ 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, वो तो आदिवासी नहीं थे, वहां आप लोग जाति की बात नहीं करते हैं। उड़ीसा में आप जाति की बात नहीं करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप जाति की बात नहीं करते हैं। मतलब बिहार के अलावा कहीं भी किसी नेता से आप जाति पे सवाल नहीं करते हैं। सारा सवाल आप बिहार के लोगों से करते हैं। और तो बिहार का डीएनए के बारे में आप सुने हैं ना, बिहार का डीएनए पर मोदी जी भी बोले कि बिहार का डीएनए खराब है। और बिहार का डीएनए जो अभी कहाँ का मुख्यमंत्री है, एगो अभी जो नया तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री बोले हैं, वो बोले कि बिहार का डीएनए मजदूरी करने के लिए पैदा लिया है। बिहार का डीएनए मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं लिया है, बिहार को बदलने के लिए पैदा लिया है। चलिए ठीक है। हर वो व्यक्ति देशद्रोही है जो जाति और धर्म पर वोट करता है। चलिए ठीक है, इन लोगों से बात हुई, बढ़िया लगा इन लोगों से बात करके, तर्कपूर्ण बात किए। और बाकी नेता कोई हैं वो आए हैं तो उनके समर्थन में लोग जाएंगे। तो इतनी बात हुई और आएंगे प्रशांत जी कुछ देर के बाद। तो अभी तो हम निकलते हैं, लखीसराय में ही मिलेंगे क्योंकि बहुत विलम्ब, हम लोग को पता चला था कि 2 बजे आएंगे, तो हमें लगा उनका काफिला दिखेगा। हम आगे भी निकल गए थे, सरारी तक निकले थे और फिर इधर आए तो फिर इधर पता चला कि यहाँ पे हो रहा है, तो फिर आए और इन लोगों से बात हुई है।